वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपार्थीड एंड देयर ब्रॉडर कंसेप्ट, understanding of constitution related to South Africa, which type of conditions responsible for making of constitution in South Africa। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर्स या कुछ आपको होर्डिंग बोर्ड आपको दिख रहे बच्चे, आप इसे ध्यान से देखिए। आप देखिए यहाँ पे डेंजर का साइन दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, सिटी ऑफ डरबन, स्टैंड डरबन, है ना। तो इन सभी के द्वारा अगर आप इन्हें एक बार पढ़ने के बाद आप समझने की कोशिश करिए कि इस चैप्टर में कौन सी बातों को साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे रखने की बात की जा रही है और कौन कौन से ऐसे कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल थे साउथ अफ्रीका में, ऐसी कौन सी डी ह्यूमन प्रैक्टिसेस थी जिसने साउथ अफ्रीका को एक रिपब्लिक बनने के लिए या साउथ अफ्रीका में एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कंडीशंस को क्या किया, क्रिएट किया। अगर आप इस होर्डिंग को पढ़ें, नेटिव्स, इंडियंस एंड कलरेट्स, इफ यू एंटर दीज प्रेमाइसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, सैवेज डॉग्स डेवोर द corpse, सो यू हैव बीन वार्न्ड। तो कितनी डेरोगेटरी बातें यहाँ पे लिखी हुई बच्चे। एक अगर और स्टेटमेंट को देखें, सिटी ऑफ डरबन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन bench, by laws this bathing area is reserved for the sole use of members of the white race color। तो यहाँ पे इन दोनों होर्डिंग्स को पढ़ने के बाद हमें कौन सी बातें सामने आ रही है कि यहाँ पे एक प्रकार की रेसिस्ट स्टेटमेंट या रेसिस्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिखता है, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के द्वारा कुछ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस की बातें यहाँ पे हमारे सामने आ रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के सबसे फेमस लीडर के फॉर्म में हमें जाने जाते हैं, उनका यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फेस दिख रहा है। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटे से यहाँ पे लाइन से होती है, उस लाइन को पहले आप ध्यान देके समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिश द ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die। अब देखिए यहाँ पे हम डिटेल में यहाँ पे बात शुरू करते हैं कि यहाँ पे किन चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना। और ये जो एबव लाइन्स है ये किन के द्वारा दिए गए हैं, ये नेल्सन मंडेला के द्वारा। बीइंग ट्राइड ऑफ ए ट्रीजन, यहाँ पे एक टर्म दिया गया ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है डिसलॉयल है, जिसके प्रति हमारी लॉयल्टी, जिसके प्रति हमारी ऑनेस्टी जनरली नहीं होती है। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड टू ट्रेल बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ही एंड 7 others were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा बच्चे, apartheid regime in his country he spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, रॉबिन आइलैंड। तो यहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही है बच्चे कि नेल्सन मंडेला ने जो उस समय साउथ अफ्रीका के एक बहुत फेमस, आप बोल सकते हैं एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सभी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले थे। और वहाँ पे लड़ाई किस बात को लेके थी, वहाँ पे रेसिज्म को लेके थी। वहाँ पे स्किन कलर के आधार पे जो यूरोपियन वाइटिश पीपल के द्वारा साउथ अफ्रीकन नेटिव ब्लैक लोगों के प्रति जो एक डेरोगेटरी, जो एक रेसिस्ट वहाँ पे जो कैंपेन चल रहा था, जो पूरी एक्टिविटी वहाँ पे चल रही थी, उसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने अपनी आवाज उठाई और उस कारण से उन्हें 28 ईयर तक उन्हें जेल में रखा गया। और ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी अपार्थीड या इसी रंग भेद नीति या रंग के आधार पे, स्किन कलर के आधार पे भेदभाव के खिलाफ चीजों पे फोकस है। सो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम of racial discrimination unique to South
अफ्रीका। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि रेस के आधार पे, कलर के आधार पे, स्किन कलर के आधार पे एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, एक प्रकार का भेदभाव, एक प्रकार का सिग्रीगेशन, हम इसे क्या कहते हैं? एपार्थीड कहते हैं। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि आप लोगों ने यूरोपियन में बहुत सारे कॉलोनियल पावर लाइक ब्रिटेन है ना, डच, डेनिश, पोर्टुगीज, इन सभी ने साउथ एशिया, अफ्रीका है ना, ईस्ट एशिया की बहुत बड़े पार्ट पे अपने कॉलोनियल अंपायर को उन्होंने फैलाया, और उसी में से एक था अफ्रीका के सदर्न पार्ट में एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे भी इसी प्रकार की चीज़ें, जैसे कि इंडिया में हमें कॉलोनियल शासन के दौरान हमें अंग्रेजों का दिखता है इंडियंस के प्रति, कुछ इसी प्रकार की चीज़ें वहाँ पे साउथ अफ्रीका के लोगों के प्रति भी वहाँ पे यूरोपियन वाइट पीपल का दिखता है। द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप occupied with it arms and force in the way they occupied India, but unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि इंडिया में भी जो यूरोपियन जो कॉलोनियल पावर थे उन्होंने यहाँ पे आके शासन किया, लेकिन साउथ अफ्रीका में कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट क्या था कि वो वहाँ पे आके बस गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एज अ लोकल रूलर वहाँ पे क्या कर लिया था, उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया था। This system of apartheid divided the people and leveled them on the basis of their स्किन कलर। तो अपार्थिड का मतलब क्या होता है कि स्किन कलर के आधार पे, रेस के आधार पे एक प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियरल प्रैक्टिस है जो वाइटिश यूरोपियन के द्वारा साउथ अफ्रीका के लोकल लोगों के प्रति किया गया वहाँ पे। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। साउथ अफ्रीका चूंकि वो 0 डिग्री के आसपास पड़ने के कारण और वहाँ पे लोगों के जो स्किन कलर है वो हमें थोड़ा सा डार्क अपीयरेंस में ज़्यादा दिखता है। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। अगर आप देखें वहाँ के ब्लैक लोगों को देखें तो साउथ अफ्रीका के टोटल पॉपुलेशन का 70 to 80% पॉपुलेशन वहीं के डार्क अपीयरेंस वाले लोगों का दिखता है। बिसाइड्स दीज 2 ग्रुप्स देयर वर people of mixed races who were called colored and people who migrated from India। अब देखिए बच्चे यहाँ पे 3 मेजर कैटेगरी दिख रही है। एक तो जो वाइटिश यूरोपियन का जो यूरोप से आके वहाँ पे बस गए थे, एक अफ्रीकन ब्लैक पीपल का, और दूसरे जो इंडिया से जो माइग्रेट करके गए थे। अगर आप कभी हायर क्लासेस में गांधी जी के असहयोग को, गांधी जी के अहिंसा को पढ़िए तो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ पे किया था? साउथ अफ्रीका में किया था, और साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी को भी उन्हें अपार्थिड का शिकार होना पड़ा था। उन्हें भी एक बार रेल के डिब्बे से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक यूरोपियन के लिए, एक वाइट यूरोपियन के लिए सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इंफीरियर। वाइट रूलर सभी, देखिए अब यहाँ पे कलर के आधार पे भेदभाव दिख रहा है कि अगर वो डार्क कलर के हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप हमारे योग्य नहीं हो सकते हैं, हम व्हाइट कलर के हैं तो वी आर सुपीरियर, और आप अगर डार्क कलर के हैं तो यू आर इंफीरियर। इसी को अपार्थिड से जोड़कर आप देखेंगे। द नॉन वाइट्स डिडंट हैव वोटिंग राइट्स, उन्हें वोटिंग राइट्स भी नहीं था। द अपार्थिड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स। ऑपरेसिव का मतलब क्या होता कि ये डेरोगेटरी था, ये डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ था और ये अपमानजनक था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आ रहा है फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब बैन करना, रिस्ट्रिक्ट करना। वो वाइटिश के एरिया में जा नहीं सकते थे, जाने के पहले उन्हें परमिशन लेना होता था, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं था। दे कुड वर्क in white areas only if they had a permission. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, school, colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, इन सभी को वाइट ने क्या कर रखा था? अफ्रीका के नेटिव पीपल के लिए क्या कर रखा था? उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा था। Public toilets were all separate for the whitish and blacks. This was called segregation। अब देखिए बच्चे यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, आइसोलेट करना, और उस अलग करने का, आइसोलेट करने का, सिग्रीगेट करने का जो बेस था वो रेस था, वो उनके स्किन का कलर था। They could not even visit the churches where the whites worshipped. Black could not form associations or protest against the terrible ट्रीटमेंट। देखिए ये सारी चीज़ें क्या बता रही है कि वहाँ पे अंग्रेजों ने या यूरोपियन वाइट पीपल ने किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे उन्होंने क्रिएट कर रखी थी। लेकिन सिंस 1950 द ब्लैक्स
colored एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 से ही वहाँ पे जो इंडियन लोग जो माइग्रेट करके गए हुए थे, ब्लैक्स और भी कई सारे लोगों ने धीरे धीरे करके इस जो डेरोगेटरी जो ह्यूमनाइज अपार्थाइड प्रैक्टिस थी, इसके खिलाफ वो धीरे धीरे करके आवाज उठाना उन्होंने शुरू किया। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए वहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है ताकि हम अपने आवाज को, ताकि लोगों ने अपनी आवाज को एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सामने रखा। उसका नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे इंडिया में देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, उसी तरह वहां पे क्या बना था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This included many workers unions and communist party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounce apartheid as unjust and racist. बहुत सारे कंट्री ने इस अपार्थीड या रंग भेद को क्या कर रखा था? बैन कर रखा था, खत्म कर दिया था। फिर भी ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका में इस डीह्यूमनाइज प्रैक्टिस को उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ था। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। अब देखिए ये सारे कंडीशंस थे, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझनी है कि वहाँ पे देखिए कोई भी सुधार होता है, किसी भी प्रकार का सुधार आता है, किसी भी प्रकार की चेंज की बात उठती है, तो उसके पहले वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस को देखना होता है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे बन गई थी, क्यों? ताकि साउथ अफ्रीका में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो अभी जो हमने पढ़ा वो सिचुएशन, वो कुछ बैकग्राउंड थे जहाँ पे साउथ अफ्रीका के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के लिए दे ऑल सिचुएशंस, दे ऑल सर्कमस्टेंसेस आर इक्वली responsible. As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could not no longer keep the blacks under their rule through repression. अंग्रेजों को अब धीरे धीरे करके लगने लगा कि चूंकि प्रोटेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा था और धीरे धीरे करके वो बढ़ता जा रहा था, तो उन्हें क्या लगा कि अब रेस्ट्रिक्शंस को हमें कम करने होंगे, अब हमें लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हम उन्हें अब और ज़्यादा, है ना, हम रेस्ट्रिक्ट उन्हें नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ने, इन सभी चीज़ों ने साउथ अफ्रीका में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बनने का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया। द वाइट रिजाइन changed its policies, discriminatory laws were repealed, उनको हटाया गया, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड restrictions on the medias were lifted, पॉलिटिकल पार्टी पे जो बैन लगाया गया था, मीडिया को बैन किया गया था, उन सभी से बैन को हटाया गया। एंड आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्राइजमेंट नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 ऑफ अप्रैल 1994, इस डेट को आप याद रखेंगे बच्चे कि 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. Finally 1994 को अफ्रीका में अपार्थाइड की समाप्ति हो रही है और साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग को वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे सभी लोगों का, सभी कल्चर से जुड़े हुए लोगों का, मल्टी कल्चरल मल्टी रेशियल पीपल का इन्वॉल्वमेंट हो, और इसे ही हम लोग रेनबो नेशन कहते हैं। रेनबो नेशन कभी आएगा थोड़ी देर में। रेनबो नेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा नेशन जो मल्टी कल्चरल है, मल्टी रेशियल है, और उन सभी मल्टी कल्चरल मल्टी रेशियल लोगों का वहाँ की गवर्नमेंट में क्या हो, पार्टिसिपेशन हो। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये हुआ कैसे? लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला, और वो गांधी जी के आइडियोलॉजी के सबसे बड़े सपोर्टर माने जाते, सबसे बड़े फॉलोअर माने जाते। गांधी जी ने ही इस प्रकार के आंदोलन को वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे सबसे पहली बार शुरू किया, और अपने सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किया था। हिस्टोरिकल एनिमीज, अब देखिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ, नेल्सन मंडेला कुछ बात कह रहे हैं यहाँ पे। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द ऑर्डर। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, that they cherish that faith in human beings is the
कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ही फेथ करना डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसाइड्स दे हैड कमिटेड वाइट पावर। तो ये क्या बोले, जब ब्लैक पावर पे आ गए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, जब साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक बना, तो उन्होंने क्या बोला कि व्हाइट्स ने जो भी गलती की, जो भी उन्होंने ऑफेंस किया, उन्हें माफ किया जाए। दे सेड दैट लेट अस build a new South Africa based on equality of all races, men, women, on democratic values, social justice, human rights। वो क्या बोलते हैं कि एक ऐसे साउथ अफ्रीका का निर्माण किया जाए जिसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, मैन का, वीमेन का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनकलकेट हो, सोशल जस्टिस हो, ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे ध्यान रखा जाए। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन and brutal killings and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution। सभी लोगों ने मिलकर साउथ अफ्रीका के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे विजन को अपने सामने रखा यहाँ पे। उसमें मेन का, वीमेन का, मल्टी कल्चरल लोगों का, मल्टी रेशियल पीपल का वहाँ पे पार्टिसिपेशन रहा। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन and debate, they come out with one of the finest constitution the world has ever had. This constitution gave to its citizen the most extensive rights available in any country. Together they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded। किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा, किसी को भी मार्जिनलाइज नहीं किया जाएगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डीमन। डीमन का मतलब क्या, तो शत्रु, किसी को भी शत्रु के जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा। दे अग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सभी को समस्या समाधान की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा, सभी के समस्या का समाधान किया जाएगा, किसी को भी मार्जिनलाइज नहीं किया जाएगा, किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास। द प्रेम्बल, अब देखिए यहाँ पे एक हमारा प्रेम्बल, हमारे संविधान में भी प्रेम्बल होता है बच्चे। तो प्रेम्बल का मतलब एक इंट्रोडक्टरी सेगमेंट, एक इंट्रोडक्शन किसी भी डॉक्यूमेंट का। द प्रेम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम अप्स दिस स्पिरिट। अब देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है बच्चे। अब देखिए इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या, किन बातों पे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जोर दे रहा है यहाँ पे। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन ने दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक पार्टीज है, डेमोक्रेटिक पीपल्स है और डेमोक्रेट्स है, उनको इंस्पायर किया है। अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल 1994 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। 1994 से पहले जब वहाँ पे अपार्थिड था और पूरे वर्ल्ड के लिए उसका एग्जाम्पल नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ऐसा था जिसको आप डिह्यूमनाइज कह सकते हैं, जिसे आप ह्यूमन के अकॉर्डिंग नहीं कह सकते। वही 1994 के बाद अपार्थिड नामक ए सोशल प्रैक्टिस के खत्म होने के बाद उसने वर्ल्ड के सामने एक बेहतर रिपब्लिक का एग्जाम्पल सामने रखा। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वॉज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि साउथ अफ्रीका के लोगों का डिटर्मिनेशन, कि सभी को साथ मिल के काम करना है, सभी को साथ लेके काम करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में सभी लोगों का, चाहे उनके रेस, चाहे उनके कल्चर, चाहे उनका कास्ट, चाहे उनकी और भी चीज़ों में डिफरेंसेस क्यों ना हो, उन्होंने मल्टी कल्चरल, मल्टी सोसाइटल, मल्टी रेशियल पीपल को उन्होंने क्या किया, एक बेहतर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस से उन्होंने क्या किया, जोड़ा। टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन। अब देखिए यहाँ पे टर्म हमारा बच्चे रेनबो नेशन, थोड़ी देर पहले हमने बताया रेनबो नेशन का मतलब ही होता है कि एक ऐसा नेशन जहाँ के मल्टी कल्चरल, जहाँ के मल्टी रेशियल, जहाँ के मल्टी सोसाइटल सभी ग्रुप्स का, सभी कम्युनिटी का वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन होता है, वो इन्वॉल्व होते हैं, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन उसके बिटर पास्ट के बारे में और उसके फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर के बारे में भी अपनी बात कहता है। ऑन द वन हैंड इट इज़ अ सोलेम पैक्ट इन विच, सोलेम का मतलब क्या होता है, फॉर्मल, सोलेम पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटिशन ऑफ आवर रेसिस्ट, ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट, बट इट इज़ मोर देन दैट।
इट इज ऑल्सो अ चार्टर, चार्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है उसे चार्टर कहते हैं। इट इज ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू one which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, men and वीमेन। तो इस डिस्कशन में बच्चे हमने यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे, अपार्थीड में कौन कौन से ऐसी डी ह्यूमन प्रैक्टिसेस थी, कैसे नेल्सन मंडेला और उनके नेतृत्व में बहुत सारे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में किस तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी, और कैसे वहाँ पे जो डेरोगेटरी जो अपार्थीड प्रैक्टिस था उसको कैसे उन्होंने ख़त्म किया, और साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक बना और उसने वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ के सामने उसने डेमोक्रेसी के कैसे एक आइडियल गवर्नमेंट को उन्होंने रखा। तो आई होप इस डिस्कशन के द्वारा अपार्थीड के बारे में और साउथ अफ्रीका के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी।